वेलकम बैक टू रसायन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। वी लर्नड कि केमिस्ट्री से हम कैसे जुड़े हुए हैं, हाउ केमिस्ट्री इज बेस ऑफ आवर लाइफ। नाउ क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने ये सीखा कि हमारे लाइफ का जो ये बेस है वो क्या है, दैट इज केमिस्ट्री। तब क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी लाइफ का बेस केमिस्ट्री है तो व्हाट शुड बी द बेस ऑफ केमिस्ट्री। आई बिलीव दैट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड which we need to learn in chemistry first of all is matter. Okay, now we need to understand what is matter. So in this topic we'll be focusing on nature of matter. I know you have learned this in class 9th also, but again we will try to revise all those concepts so that we don't find any issue while studying in future classes. Okay, what is matter? आई होप आप सभी को डेफिनेशंस की याद होगी। एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter। ऐसा कुछ भी जिसके अंदर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, देखिए हम सभी जानते हैं कि किसी भी टर्म को अगर हम समझना है केमिस्ट्री में तो हमें उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, सिमिलरली वी ट्राई टू स्टडी matter on the basis of its physical property and chemical property, and on that way we classify them on the basis of physical classification and chemical classification. So this is physical classification of matter and this is chemical classification of matter. So here on the basis of physical classification we classify matter as solid, liquid and gas. We'll try to decode properties of solid, liquid, gas also. But I hope आपको यहाँ तक समझ में आया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मैटर को तीन बेसिक फंडामेंटल स्टेट में स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, सॉलिड की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो मैंने आप सभी को बताया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, मैंने नहीं बताया है, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, वी लर्न दैट सॉलिड्स की बात करूं, दे हैव definite shape and volume. They have strong interparticle force of attraction. They have minimum interparticle space. They have minimum kinetic energy, and just because of all this property they can be kept in open container. Next, they have high density generally. देखिए, अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करते। सपोज आपके पास एक ग्लास है और मैंने इसमें कोई मार्कर डाल दिया। ठीक है, तो ये जो मार्कर है ये कंप्लीटली इस ग्लास को ऑक्यूपाई नहीं करने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो आई कैन से दे डू नॉट occupy their container completely. These are properties of solids. ठीक है, सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है until unless आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें उसका शेप फिक्स रहने वाला है। नो डाउट, अगर
किसी एक लिमिटिंग अमाउंट ऑफ फोर्स से ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका शेप चेंज हो जाएगा। बट अनटिल अनलेस कोई शेप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो वो शेप उसका रिटेन रहता है। जैसे सपोज इस स्टडी टेबल पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस स्टडी टेबल का शेप वैसा ही रहने वाला है अनटिल अनलेस मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स पे लगाऊंगा नहीं। सिमिलरली मैंने आप सभी को बताया था कि जो सॉलिड्स है दे आर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Those particles are very tightly bound to each other. Just because of that, they can only show vibratory motion. They are only free to move in a to and fro motion, and they have minimum interparticle space. तो उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है, so they are incompressible. ठीक है, you can add this point. They are incompressible. Now, if these particles are not free to move, if these particles are very tightly bound to each other, they have minimum kinetic energy. So I hope that point is also clear. मैंने आपको भी बताया कि due to all this strong force of attraction, these particles are not free to move. If they are not free to move, they can be kept in open container. ठीक है, तो आप किसी भी ओपन कंटेनर में किसी सॉलिड को रख लीजिए, वो उस कंटेनर को स्केप अपने आप तो नहीं करेगा। ठीक है, मैंने सेट अगर पार्टिकल्स पास पास में हैं, ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये कंटेनर है मेरा और आपका जो सॉलिड है वो इसमें रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर पार्टिकल्स पास में रहेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में बहुत सारा मास आएगा, उससे अधिक उसके कारण क्या होगा, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर पार्टिकल फ्री टू मूव नहीं है तो ये अपने कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई नहीं करने वाला। दिस इज योर सॉलिड। आई होप आप सभी को सॉलिड की डेफिनेशन समझ में आई, सॉलिड की प्रॉपर्टी समझ में आई। लेट्स मूव टू लिक्विड्स। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड समझने के बाद अब हमारा जो अगला टर्म हमें समझना है वो है लिक्विड। लिक्विड्स की बात करूं, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट नो डेफिनेट शेप। इसका शेप डेफिनेट नहीं है। देन अगर मैं इस पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है। तो दे हैव लेसर इंटर पार्टिकल force of attraction as compared to solid, but higher than gases. तो सॉलिड का ज्यादा होगा लिक्विड से और लिक्विड का ज्यादा होगा गैस से। ये ऑर्डर होने वाला है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं लिक्विड्स की बात कर रहा हूं तो वी नो कि अगर इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा तो काइनेटिक इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो आपका इंटर पार्टिकल स्पेस है इसमें सॉलिड का कम होता है, उसके बाद आपका लिक्विड आता है, लिक्विड का ज्यादा होता है सॉलिड से, एंड देन गैसेस। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको सबको बताया था अभी कि सॉलिड्स की मिनिमम होती है। तो ओके, दिस इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। तो सॉलिड्स की मिनिमम है, देन लिक्विड्स एंड देन गैस। ठीक है, तो जो लिक्विड है उसकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड और गैसेस के बीच में रहने वाली है। लिक्विड्स में अगर बात करूं बेटा, दे हैव इंटरपार्टिकल स्पेस बट इतना भी नहीं है ना। तो दे आर not very much compressible. I can say like this, they are not very much compressible. They are not very much compressible. Now, can we keep it in open container? Yes, we can keep our liquids in open container.
ऐसा नहीं होगा कि उस कंटेनर को छोड़ के पूरा गायब हो जाएगा। लेट्स नॉट रिलेट द केस ऑफ इवेपोरेशन हेयर, बिकॉज इवेपोरेशन जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब होती है, वो अपने आप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनफैक्ट सराउंडिंग से वो अपने आप एनर्जी लेता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से। Unless and until that energy is not supplied to that liquid, it is not going to lose that container. ठीक है, so they can be kept in open container। क्या लिक्विड अपने कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा? सपोज आपके पास 1 लीटर की बॉटल है, ठीक है, आपने पानी यहां तक भरा हुआ है, तो क्या ये पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगा? नहीं ना। सो दे डू नॉट ऑक्यूपाई their container completely। Sorry, explain that to you। So this is what liquid is। Now let's move to gases। गैसेस की बात करूं, सो नो डेफिनेट शेप, एंड वॉल्यूम। ना तो इसका शेप फिक्स है, ना तो वॉल्यूम फिक्स है। देन इसकी डेंसिटी की बात करूं, तो इसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। आप ये लिक्विड्स हैं उसमें मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, मर्क्यूरी की बात करूं तो मर्क्यूरी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसके अंदर आयरन भी फ्लोट कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। They have high kinetic energy. If these particles are free to move, they will be having high kinetic energy. If these particles are free to move, they don't have any force of attraction between them, these particles will be having maximum interparticle space। Now, बात करते हैं क्या गैसेस को हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं? नहीं, वो कंटेनर को लीव कर जाएगा, क्योंकि दिस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, दे आर फ्री टू मूव, दे कैन मूव व्हेरेवर दे वांट। ठीक है, ओके, तो आई कैन से दैट दे कैन नॉट बी kept in open container। नेक्स्ट, क्या गैसेस अपने कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा, क्योंकि आप सभी देखा होगा जो सिलेंडर आपके, जो गैस सिलेंडर्स आपके पास आते हैं, अगर हम उसको रिलीज कर दें उस कमरे में, तो उस पूरे कमरे को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, आई कैन सी दैट दे कैन दे दे विल ऑक्यूपाई देयर कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, देखिए हाई इंटरपार्टिकल स्पेस होने के कारण आई कैन सी दैट गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल। आई होप आप सभी को सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस समझ में आए। नाउ, so now we are going to focus on chemical classification of matter। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकली हम मैटर को प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई करते हैं। वैसे इम्प्योर वर्ड कहना सही नहीं होता है। देखो, इम्प्योर आप किसी सब्सटेंस को कब बोलते हैं? जब उसमें कुछ इम्प्योरिटी हो। इम्प्योरिटी क्या होती है? अनवांटेड सब्सटेंस। अनवांटेड सब्सटेंस मतलब जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपको ये नहीं पता हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है,
In pure substance are those substance in which there's something which is unwanted. Until unless there's nothing like unwanted in that, it is called mixture. So now we'll focus on pure substance. Pure substance क्या है इसके बारे में बात करेंगे. देखिए, प्योर सब्सटेंसेस आपके वो सब्सटेंसेस हैं which contain same kind of particle. ठीक है, तो आपके जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस होंगे which will be having same kind of particle. यहाँ जो पार्टिकल है that could be atom, that could be molecule. When it contains same kind of atom, it is called element. When it contains same kind of molecule, that molecule which is made up of different atom, that is called compound. आपका जो एलिमेंट है वो किससे सॉरी आपका जो कंपाउंड है किससे बनता है? बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे कंपाउंड्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है. फिलहाल हम समझते हैं कि एलिमेंट क्या है. मैंने सभी को बताया प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं. तो अगर मैं कह रहा हूँ प्योर वाटर, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स होने वाले हैं. अगर मैं कह रहा हूँ प्योर कॉपर की रॉड है, दैट कंटेन ओनली पार्टिकल्स ऑफ कॉपर. ठीक है, तो बात करते हैं एलिमेंट क्या है. एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस which cannot be broken into much simpler form. तो एलिमेंट वो सब्सटेंसेस हैं उनको आप उससे सिंपलर फॉर्म में ना तो आप डिकम्पोज कर सकते हो, ठीक है, किसी मेथड से, लाइक एनी फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, आप उसको नॉर्मली किसी फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से आप उसको डिकम्पोज नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, ठीक है, तो अगर मैं कॉपर को ये कॉपर का रॉड है, इसको ब्रेक कर दूं 1000 पीसेस में, अभी भी क्या रहेगा? कॉपर. इसको मेल्ट कर दो, अभी भी क्या रहेगा? कॉपर. ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि अगर मैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराऊं तो भी क्या रहने वाला है? कॉपर. So you won't be seeing any drastic change in the existence of this element. Here you can see that copper is not changing its identity. It remains to be element in the form of copper. ठीक है, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जो आपका कॉपर का रॉड है इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एटम्स हैं, लाइक दिस. दिस कॉपर एटम्स, आप इसको ब्रेक करो तो भी क्या रहेगा? कॉपर के एटम ही रहने वाले हैं ना. सो एवरी सेक्शन इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. So it will remain as that atom only. So it will remain as a कॉपर के एज एलिमेंट. ठीक, कॉपर का ही एलिमेंट रहने वाला है ये. अब हम बात करते हैं कंपाउंड की. ठीक है, कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन of two or more element, that is different type of element और कंपाउंड. आपने सीखा भी होगा कि आयरन की रिएक्शन कराई सल्फर से, आयरन को हीट किया सल्फर, मुझे मिला आयरन सल्फाइड. दिस आयरन सल्फाइड डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. ना तो ये प्रॉपर्टी आयरन की दिखाएगा, ना तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा सल्फर की. ठीक है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी. दे विल बी कंबाइनिंग विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. ठीक है, और इसको आप किसी फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर पाओगे. कोई स्टैंडर्ड केमिकल मेथड ही अपनाना पड़ेगा आपको टू डिकम्पोज इट इनटू सिंपलर फॉर्म. वापस याद दिलाना है तो इजीली तो नहीं जाएगा ये. ठीक है, तो यू हैव टू चूज अ बेटर केमिकल मेथड टू डिकम्पोज आयरन सल्फाइड बैक इनटू इट्स एलिमेंट. आई होप आपको कंपाउंड का आइडिया हो गया, एलिमेंट का आइडिया हो गया. लेट्स मूव टू फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड. ठीक है, अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, आपको जो एलिमेंट है दिस इज फर्दर क्लासिफाइड एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड. आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और आपको कहीं ना कहीं आपका क्लास 9 टू क्लास 10 पूरा दिख रहा होगा इसमें, दैट यू हैव स्टडीड मैटर ओनली इन द क्लास 9 एंड क्लास 10. ठीक है, तो दिस इज योर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. दिस इज योर मेटल विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर मेटल ओनली. This is non-metal contain particles or atoms of non-metal only. This is metalloid which contain atoms of metalloid only. कुछ भी कर लीजिए ये रहेगा वही. That's why it we are calling it as element which cannot be broken into simpler form. कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स क्या है अभी बताया मैंने आप सभी को. इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड. ठीक है, तो कंपाउंड को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड,
and organic compound. So inorganic compounds are those compounds which are obtained from minerals of our earth. ठीक है. And organic compounds are those compounds which are obtained from living sources. ऐसा आपको पढ़ाया गया होगा पहले, लेकिन वास्तव में ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बदल चुकी है. ऑर्गेनिक वर्ड इज रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन विच इज नथिंग बट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव, यानी कि उनसे बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स. ठीक है, ये सब एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी क्या है, डेरिवेटिव ही तो है हाइड्रोकार्बन के. ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, आई होप आपको कंपाउंड का जनरल आइडिया हो गया. आपने कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी क्लास 10th में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, तो आई होप आपको एक रिविजनरी व्यू भी मिल रहा होगा इस क्लास में. ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल टॉक अबाउट मिक्सचर्स नाउ. नाउ मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर मैंने बताया कि it is those substances which contain two or more different kind of particles which are not chemically combined with each other. Now, their mixtures are not chemically combined. तो ध्यान दीजिएगा, मिक्सचर में पार्टिकल्स केमिकली कंबाइंड नहीं होते, कंपाउंड्स में होते हैं. ठीक है, मिक्सचर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में. होमोजीनियस क्या होता है? Where distribution of particle is uniform and you won't be observing any phase in that particular solution. अगर मैं शुगर डिसॉल्व कर दूं वाटर में, that is a homogeneous solution of sugar and water. You won't be observing any phase of sugar, then water, then sugar. Every particle is distributed uniformly, equally throughout the given water. That is called homogeneous. This is further studied as solution. आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा. ठीक है, बात करते हैं हेट्रोजीनियस की. हेट्रोजीनियस में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है एंड यू मे फाइंड देम एज सेपरेटेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, in the form of bubbles, or you can find a layer of phase which is totally separated. ठीक है, तो हेट्रोजीनियस की बात करूं, it is further studied as colloids and suspension. ठीक है, आप सभी ने colloids और suspension के बारे में पढ़ा भी होगा. आपको एक बेसिक आइडिया डिफरेंस में दे देता हूं. यहाँ जो पार्टिकल का साइज है that is less than 1 नैनोमीटर. यहाँ पे कोलॉइड्स में पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर. सस्पेंशन में कितना होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. आपको 9th को सिखाया गया होगा, लेकिन एक्चुअल डेटा ये है. ये आपके पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आई होप आपको मैटर की क्लासिफिकेशन समझ में आई. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी फोकसिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर बेटा समझ में आया लेक्चर, डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can also benefit by this effort. Thank you so much for watching.